हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से इन लोगों ने मूर्ख बनाया है, कुछ जानकारी अपने हिसाब से ऐसे ही देकर, और खुद ही को नहीं पता कि ग्राहक क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। उल्टा सेबी से जानकारी मांग रहे हैं कि मेरे इस ग्राहक की डिटेल दो। आगे हमको देखना था कि आखिर इन 500 सैंपलों से सेबी ने निष्कर्ष क्या निकाला। तो ये है अगले पन्ने में। तो सेबी कोई भी जानकारी आगे बढ़ाने से पहले, कोई भी प्रोसीडिंग आगे बढ़ाने से पहले इस विषय में सबसे पहले अब अपना ये ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहती है। यानी वो बहुत डिटेल में आपको डीपली, बहुत गहराई से समझाने का प्रयास कर रही है इन 500 सैंपलों वाली बात। और इन 500 सैंपलों के साथ साथ जो भी उन्होंने अन्य दस्तावेज इन 500 ग्राहकों के सौंपे वो, और जो भी अन्य दस्तावेज इनको सौंपे गए, यानी वो एक एक क्लियर कट बात करना चाहती है कि जब ये 92 पेज का ऑर्डर कोई भी निवेशक पढ़े तो वो कहीं से भी ये ना सोचे कि सेबी ने कंपनी पर बैन लगा के गलत किया है। एक एक चीज़ वो क्लियर कर रही है। सबसे पहली चीज़ इन्होंने गौर की कि जहाँ भी एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा रहता है कि भाई आप प्लान सेलेक्ट करिए, कौन सा प्लान आपको चाहिए, फिर यहाँ दो ऑप्शन रहते हैं, एक FD एक RD, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिक्योरिंग डिपॉजिट। जिससे सबसे पहला तो ये साबित ही हो जाता है कि भाई PACL का काम ही है मनी मोबिलाइजिंग स्कीम का। यानी वो जो स्कीमें दे रही हैं वो सिर्फ पैसे के आदान प्रदान का दे रही है। पैसा आप हमको दीजिए, कुछ समय बाद हम पैसा आपको देंगे। जहाँ भी बैंक में जाते हैं आप, चाहे FD कराते हैं चाहे RD कराते हैं, तो वहाँ जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको 5 साल बाद प्लॉट या कोई अन्य सामान नहीं मिलता है। पैसा देंगे, उसमें उतना ब्याज जोड़ के, उतना कुछ भी परसेंटेज वो निर्धारित करते हैं, इस दर से आपको ब्याज देंगे और कुछ समय बाद जोड़ के आपको पैसा मिल जाएगा। FD और RD का सिस्टम ही ये रहता है। बैंक में जब भी जाना पूछने के लिए हमेशा FD RD के ही ऑप्शन रहते हैं। तो PACL में ये FD RD के ऑप्शन तो सबसे पहले ये क्लियर कर रहे हैं कि इनका काम CIS का है। दूसरी चीज़ ये बोल रही है PACL की रूल बुक के हिसाब से ये चलती है। PACL की एक रूल बुक बनी हुई है जिसके हिसाब से PACL काम करती है, और PACL की रूल बुक में ही एक सबसे बड़ा उद्देश्य लिखा हुआ है PACL के गठन का, मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी जो एक ग्राहक निवेश करेगा PACL में उसको हमको मैक्सिमम रिटर्न देने हैं। मैक्सिमम रिटर्न मतलब कि जो उसको लौटाएंगे धनराशि, उसमें उसको ब्याज दर बहुत ज़्यादा मिले। बेनिफिट्स टू द कस्टमर, यानी उसका पहला उद्देश्य ही ये है कि हमको निवेश लेना है और निवेश पर हमको उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज देना है, ना कि प्लॉट देना है। तीसरी बात बोल रही है कि भाई PACL जो पैसा लेती है निवेशकों से उसको वो संपत्ति में लगा देती है, और रूल बुक के हिसाब से PACL जो भी संपत्ति लेती है वो लॉन्ग टर्म लीज पर लेती है, यानी लंबे समय के लिए लीज पर ले रही है, किराए पर ले रही है। और या तो ओनरशिप पे ले रही है, भाई या तो मेरी खुद की है या तो मैं किराए पर ले रही हूँ, आपको हर महीने में इतना इतना उसमें दूंगी। मतलब लीज को भी आप एक प्रकार से किराया ही समझ सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय के लिए देते हैं, बहुत लंबे समय के लिए। तो वो, और अपने नाम से नहीं लेती, यूनिट होल्डर के नाम से लेती है। यानी कि आज राम मनोहर ने इसमें खाता खोला तो राम मनोहर के नाम से वो लेगी, अपने नाम से नहीं लेती है। अब सेबी कह रही है कि भाई 1 मिनट के लिए अगर मैं मान भी लूं कि PACL का काम रियल एस्टेट का काम है, तो स्वाभाविक सी बात है जैसे ही कोई ग्राहक PACL में एप्लीकेशन लगाता है तो PACL को सबसे पहले अपने रिकॉर्ड में देखकर ग्राहक को बताना पड़ता है, बताना चाहिए कि लैंड की जो लोकेशन ये है, यहाँ पर है, और लैंड अवेलेबल है भी कि नहीं है। यानी इसमें सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें पहली लाइन में ये कह रही है कि जब कोई यहाँ पर जाता है पैसा लेके तो ये पैसा ले लेते हैं, और पैसा लेने के बाद ये लोग लंबे समय के लिए लीज पर लेते हैं संपत्ति, या खरीदते हैं उस ग्राहक के नाम पर। ठीक है, जबकि रियल एस्टेट के काम में पैसा लेके और खरीदा नहीं जाता है। रियल एस्टेट के काम में कंपनी के पास पहले से ही संपत्ति मौजूद रहती है, आप जा रहे हैं और कंपनी से वो संपत्ति खरीद रहे हैं। वो आपके पैसे, वो सबसे पहले आपको बताएगा कि मेरी इस शहर में यहाँ पर संपत्ति है, फिर ग्राहक से पूछेगा आपको कौन से शहर में दिलचस्पी है ज़्यादा, फिर उस शहर में मेरी इस एरिया में है। तो PACL के केस में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और सबसे बड़ी गलती कि भाई पैसा तो ग्राहक लेके आया आपके पास, ठीक है,
आपने पैसा ले भी लिया, उसको बोला भी कि चलो मैं देखता हूँ संपत्ति, मैं खरीदवाता हूँ तुमको, चलो वहां तक हम मान भी सकते हैं कि आपने चलो एग्रीमेंट करके लिखा पढ़ी करके ले लिया, बाद में आप नहीं ले पाए अगर संपत्ति उसकी पसंद की तो दे सकते हैं पैसा वापस। लेकिन आपने खुद ये बोला है कि आप जो है एप्लीकेशन के टाइम पर तो डिटेल देते नहीं हैं और उल्टा उसको एक लंबे समय के बाद डिटेल देते हैं, यानी जब उसकी मैच्योरिटी होने वाली है उसके कुछ समय के पहले आप उसको जानकारी दे रहे हैं अंत मौके पर कि मैं आपको यहाँ पर प्लॉट दे रहा हूँ। ये कोई बात नहीं होती। आप उसको प्लॉट देने वाले कौन होते हैं? वो पैसा लगा रहा है, वो आपको बताएगा कि मुझे यहाँ पे प्लॉट चाहिए। आपको उससे पूछना पड़ेगा कि आपको प्लॉट कहाँ पर चाहिए। ग्राहक को हम ये नहीं बोल सकते कि तमिलनाडु में रखा है, ले लो जाके प्लॉट। आपको उससे पूछना पड़ेगा कि आपको कहाँ चाहिए प्लॉट, और फिर आपको उसको वो प्लॉट देना पड़ेगा। तो आपका तो ये सिस्टम ही गलत है। मैच्योरिटी के समय तो उसको बता रहे हो यहाँ पे प्लॉट मैंने अलॉट किया है, तुम अपनी मर्जी से कैसे प्लॉट अलॉट कर सकते हो किसी को? तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि पीएसीएल अपना पैसा संपत्ति खरीद वो पीएसीएल जब ग्राहक से पैसा लेती है तो उस पैसे से वो संपत्ति खरीद रही है, ना कि पहले से उसके पास संपत्ति और वो प्रोवाइड करा रही है। अब प्लॉट कहाँ है, कौन सा है, कुछ अता पता नहीं है, लेकिन बॉन्ड में सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लैंड लिख दी इन्होंने। मतलब यही नहीं पता कि वो आपको संपत्ति देगी कहाँ, तमिलनाडु में दे रही है, आंध्र प्रदेश में दे रही है, कहाँ दे रही है, कुछ नहीं पता। और जब आपने यहाँ पे पैसे भेजे वो पहले ही बता रही है कि 10 साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू तो आप उसको दे रहे हैं, लेकिन यही नहीं पता आपको कि संपत्ति कहाँ अलॉट हो रही है ऐसी स्टेज में, और दूसरी चीज़ उसकी लोकेशन क्या है। लैंड डिस्क्लोज किए बिना आप उसको बता रहे हैं कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। यहाँ तक कि आप तो उसको राज्य का नाम भी नहीं बता रहे हैं कि मैं इस राज्य में आपको संपत्ति दूंगा। तो आप कैसे तय कर सकते हैं कि 10 साल बाद इस संपत्ति की क्या वैल्यू होगी? इसके अलावा पीएसीएल ने ये भी कहा कि भाई हम किसी को भी एश्योर्ड रिटर्न नहीं बताते हैं या लाभ नहीं बताते हैं, यानी जो रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हैं यहाँ पर जो पॉलिसी आपको मिलती है उसमें जो एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखी है वो एक्सपेक्टेड शब्द ही बता रहे हैं कि ये उम्मीद है इतनी उसकी। मतलब वो आपसे वादा नहीं कर रहा है कि इतना ही आपको मिलेगा 10 साल बाद, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है। एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना, कि हमको आशा है कि कल इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। और वो इसलिए हम देते हैं कि भाई एक ग्राहक को पता हो तो वो उस संपत्ति को उतने दाम में किसी तीसरे व्यक्ति को भेज सकता है। ये पूरी एक मृग तृष्णा जैसी बातें हो रही हैं, जहाँ पे संपत्ति कहाँ है यही नहीं पता, संपत्ति की एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकल आई, संपत्ति किसी तीसरे व्यक्ति को जब ये बेचेगा तो इतने रुपए में बेचेगा ये भी बता दिया ग्राहक को, और ग्राहक को यही नहीं पता कि संपत्ति मिलनी किस राज्य में है। और यहाँ पर पीएसीएल एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि भाई आज की तारीख तक जो भी इसने एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख के दी है उससे कम कभी किसी ग्राहक को हासिल नहीं हुई। यानी अगर पीएसीएल ने बॉन्ड में लिखा है 50,000 मिलेगा आपको इस संपत्ति का 10 साल बाद, तो 49 नहीं मिलेगा, 50 मतलब 50। मतलब ये दावे से कह रही है पीएसीएल कि भाई हम जो उसमें वैल्यू लिख के देते हैं आज तक ग्राहक को उससे कम पैसा नहीं मिला वो संपत्ति बेचने पे। और पीएसीएल ने बताया कि भाई हम जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू देते हैं वो उस समय की देते हैं जब वो बंजर जमीन एक डेवलप्ड लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि विकसित हो जाएगी वो ज़मीन। जब उसमें हम विकास के कार्य कर लेंगे, उसमें हम खेती बाड़ी कर चुके होंगे, ये उस समय की कीमत है। आज वो ज़मीन भले ही बंजर है। और जबकि एस्टिमेटेड वैल्यू का उसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है, ऐसा सेबी बता रही है कि पीएसीएल ने बोला था कि जो वो एस्टिमेटेड वैल्यू निकालती है, यानी उम्मीद निकाल रही है कि आगे जाके भविष्य में इसकी वैल्यू ये होगी, कैसे निकाल रही है? डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के क्या क्या होंगी इस पर, मार्केट का क्या उसमें असर रहेगा, भाई क्या मार्केट वैल्यू रहेगी उस समय उसकी, प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स कि भाई, और ये पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये सब चीज़ें जो बदलती रहती हैं जिनका कुछ फॉर्मूला नहीं है। यानी जिस संपत्ति का आपको पता ही नहीं है कि किस राज्य में आप उसको संपत्ति देने वाले हैं, तो उस संपत्ति की मार्केट वैल्यू आप आज कैसे बता सकते हैं? उसमें क्या डेवलपमेंट होगी ये आप आज कैसे बता सकते हैं? प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये महंगाई सस्ताई या पास्ट में जो भी उस पर एक्सपीरियंस रह चुका है आपका, ये सब आप कैसे तय कर सकते हैं आज? तो पीएसीएल अपनी ही इन बातों में उलझ चुकी है। ये यहाँ पर लिख रही है सेबी की पीएसीएल ने कहा है कि यही सब चीज़ों से हम इसका दाम तय करते हैं, ऐसा कुछ अलग से ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम उसको कैलकुलेशन करके स्क्वायर फुट इतने गुणे इतने करके और बता दें कि हाँ इतनी वैल्यू है। हम इन सब चीज़ों से
पता करते हैं कि क्या वैल्यू हो सकती है उस संपत्ति की, जो आज संपत्ति अभी तक पीएसीएल ने ली ही नहीं है, ग्राहक को पता ही नहीं है। उस संपत्ति का दाम वो ऐसे अपने दिमाग में सोच के और आपको बाकायदा बॉन्ड में लिख के दे रहे हैं। इसको मैं कंक्लूड करने से पहले सेबी कह रही है कि मैं आपको पहले इसका बता दूं कैसे ये पीएसीएल ने हमको बताया कि हम कैसे संपत्ति, अभी ऊपर इन्होंने शॉर्ट में बताया, अभी डिटेल में बता रहे हैं कि हमको आखिर पीएसीएल ने क्या ऐसा बोला जो हमको सबसे ज़्यादा खटका। कि भाई एक तो स्वाभाविक सी बात है, जो भी आप संपत्ति पर विकास कर वो भविष्य में करेंगे। आज तो आप कर नहीं रहे हैं डेवलपमेंट, आज तो अभी अभी आपने पैसा लिया है ग्राहक से 600 रुपये की आपने एक किश्त ली है, 600 के मत्थे तो आप उसको संपत्ति नहीं बता सकते हैं ना। अभी आप ज़मीन खरीद के फिर उसमें विकास करेंगे, अभी आपके पास नहीं है। और ना ही ये संभव है कि आप हर एक जगह वही उसी हिसाब से विकास कर सकें। भाई ज़रूरी तो नहीं कि एक जगह पर अगर आपने 20,000 का अनाज बोया है तो दूसरी संपत्ति में भी 20,000 का अनाज बो। हो सकता है उसकी मिट्टी की कुछ और क्वालिटी रही हो, उसमें वो बंजर, मतलब वो बंजर ही रहे हमेशा। आप उसमें चाहे कुछ भी डालते जा रहे हैं फर्टिलाइज़र, उसमें कुछ भी ना विकास हो, ऐसा भी तो संभव हो सकता है। कोई ज़रूरी तो नहीं है, आपके हाथ में जादू तो नहीं है कोई कि मिट्टी को आप सोना बना देंगे। तो जो मिट्टी अगर बंजर है, जो ज़मीन पूरे तरीके से बंजर हो चुकी है अपनी जड़ तक, उसमें तो कुछ विकास होगा नहीं। यानी भारतवर्ष में जहाँ जहाँ आपकी संपत्ति है हर जगह एक जैसा विकास तो संभव है नहीं। और दूसरी चीज़, जो आप ये प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं और पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं कुछ, ये उस संपत्ति जहाँ पर स्थित है वहाँ जाकर, वहाँ आस-पास की लोकेशन देखकर कि वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, उनका क्या मानना है वहाँ उस संपत्ति के बारे में, वहाँ क्या-क्या फैसिलिटी है कि भाई कोई व्यक्ति वहाँ रहेगा, तो उसको आस-पास एक किराने की दुकान तो चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें तो आप जब बताएँगे संपत्ति कहाँ है तब पता चलेगी। बैठे-बैठे अभी से तो हम नहीं सोच सकते ना कि उसके संपत्ति जो भी आप भविष्य में देने वाले हैं ग्राहक को, उसके पास किराने की दुकान है कि नहीं, सब्जी मंडी है कि नहीं, फर्नीचर की दुकान है कि नहीं, बारिश वहाँ पे समय पर होती है नहीं होती है, वो गर्म इलाका है, ठंडा इलाका है, ये आप पैसे कैसे बता सकते हैं? ये तो आप रजिस्ट्रेशन की डेट पर ये लिख के दे रहे हैं, ये आप बिना संपत्ति कहाँ पर है ये बताए, कैसे तय कर सकते हैं उसकी वैल्यू? जो आप जिस बुनियाद पर वैल्यू देख रहे हैं संपत्ति की, वो बुनियाद ही गलत है आपकी। स्वाभाविक सी बात है ना, एक संपत्ति की कीमत सिर्फ उसकी मिट्टी से नहीं होती है, उसके आसपास की लोकेशन से भी होती है। अगर आसपास कुछ सुख सुविधाएं ही नहीं है तो इंसान वहाँ जाएगा कैसे? खेती बाड़ी के लिए भी वहाँ पर आपको पानी की व्यवस्था चाहिए, वहाँ जो व्यक्ति खेती बाड़ी कर रहा है वो खाना पीना कहाँ से लाएगा? तो आप क्या सोच के उसकी कीमत निर्धारित कर रहे हैं? तो इसका कुछ जवाब ही नहीं था। ये हो गया पेज नंबर 66। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि सेबी ने कौन-कौन सी इसकी कमियाँ पकड़ी, और ये कमियाँ एक आम आदमी भी पकड़ सकता है, ये हम आप भी पकड़ सकते हैं। लेकिन जब इन प्रमोटरों ने आँखों पे पट्टी बाँध ली हम लोगों की ही कि चलो आँख में चोली खेलते हैं, तो उस समय हम अटक गए। अगर ये सब चीज़ें जो ये सेबी सब जाँच परख रही थी, ये एक दिन में नहीं जाँचा परखा है। ये 22 अगस्त 2014 को नहीं ये सब हुआ है। ये प्रश्न जब सेबी ने पीएसीएल से पूछे, पीएसीएल ने जवाब दिया, फिर सेबी ने उस पर फिर कोई एक ऑब्जेक्शन उठा के बोला, उसके जवाब में से निकाल के गलती, फिर पीएसीएल ने उसको जवाब दिया, फिर सेबी ने पूछा, फिर पीएसीएल ने बताया। तो ये एक पूरी प्रक्रिया रह चुकी थी। ये 2-3 साल से बहुत डीप मैटर चल रहा था। ये एक दिन में सेबी की नज़र में नहीं आया, ये सालों से सेबी की नज़र में चल रहा था। लेकिन जब भी सेबी कुछ ऑब्जेक्शन उठाती तो वो दस्तावेज नहीं दिखाते आपके प्रमोटर। आपके प्रमोटर सिर्फ बोलते अरे पीएसीएल की तो जहाँ तहाँ संपत्ति है, क्यों परेशान हो रहे हो? प्रमोटर का कहना ये था, दानगढ़ का सुनंदा माता का कहना उस समय ये था। ये कहना नहीं था कि सेबी बोल क्या रही है। भाई सेबी मना कर रही है क्या? सेबी बोली कि आपकी संपत्ति नहीं है जगह जगह? क्या सेबी ने एक बार भी कहा क्या कि भारत में पीएसीएल की संपत्तियां नहीं है? सेबी तो बोल रही है ना कि हाँ भाई तुम्हारी संपत्तियां हैं भारत में। वो जो प्रश्न कर रही है उसका स्पष्ट उत्तर दो। तो कुल मिला के आपको गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं किया गया। और अब जब तक आप इस पूरे 92 पेज के ऑर्डर को नहीं पढ़ लेंगे, आपको आगे का कोई रास्ता नहीं दिखेगा कि हमें आगे क्या करना है। जब ये पूरी पोल इनकी खुलेगी तभी हमें पता रहेगा कि हमें किस किस के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई करनी है, इन लोगों ने हमसे क्या क्या झूठ बोला, और हमको एआईएसओ संगठन जनलोक प्रतिष्ठान
जब हमसे बोले कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे पास प्रश्न होने चाहिए उनसे पूछने के लिए कि आपने हमारी लड़ाई जो इतने सालों से लड़ी है, क्या उसमें आपने इस पॉइंट पर कुछ आवेदन, कोई शिकायत की है कि नहीं की है? क्या 22/8/2014 के ऑर्डर पर कोई भी आवेदन, कोई भी शपथ पत्र, कुछ भी ग्राहकों की तरफ से एआईएसओ संगठन ने या जन लोक प्रतिष्ठान ने किसी भी कोर्ट में लगाया है कि नहीं लगाया है? अगर नहीं लगाया है तो फिर काहे की लड़ाई लड़ रहे हो? ये प्रश्न पूछने के लिए ये जानकारी होना अति आवश्यक है। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।